To Pakistan, the country's economy is in a dire state. Every day seems worse than before. The country has descended into chaos. It's a bit of a tragic comedy. Pakistan may default on its debt, that it might go the Sri Lanka way, that Pakistan's bankruptcy is imminent. Pakistani rupees per litre. The government has taken these unprecedented measures to appease the IMF and secure a... पाकिस्तान में एक दिन पहले पेट्रोल के लिए हाहाकार मचा था. Pakistan's economic crisis is getting worse. The country is facing soaring inflation, dangerously low foreign exchange reserves, and a potential default on its foreign... Inflation soaring high, prices of basic amenities skyrocketing. Pakistan has become a parody of itself. हेलो फ्रेंड्स, अब तक आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि हमारा टॉपिक क्या है आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये बहुत सारे देशों के लिए इम्पॉर्टेंट भी है कि वो अपनी पॉलिसीज़ को किस तरह बनाएं, वो अपने इंस्टीट्यूशंस को किस तरह से कंट्रोल में रखें। तो इसको लेके हमारे पास कुछ डायमेंशंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अलग अलग एपिसोड्स में करेंगे। अब सारे क्वेश्चंस को हम एक ही एपिसोड में नहीं डील कर सकते हैं, सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसकी वजह से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि पाकिस्तान किस वजह से फेल हुआ, व्हाट हैज़ फेल्ड पाकिस्तान। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि यूएस पाक रिलेशंस की वजह से किस तरह से पाकिस्तान ख़त्म हुआ, किस तरह से पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स आई। यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट हमारा रहेगा टेरर आउटसोर्सिंग। पाकिस्तान में यूएसए ने टेरर आउटसोर्सिंग या इसको एक तरह का लेबर आउटसोर्सिंग मॉडल की तरह समझने की कोशिश करें तो जहाँ पे यूएसए ने पाकिस्तान में कुछ मिलिटेंट्स को, मुजाहिदीन को पैदा किया ताकि वो अफगानिस्तान में सोवियत के खिलाफ लड़ाई करके सोवियत को वहां से भगा सके। तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से पाकिस्तान ने अपने आप को सोवियत यूनियन और यूएसए की लड़ाई में झोंक दिया, जिसकी वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ। बहुत सारे ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में आ गए, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की सॉवरेनिटी खतरे में है। थर्ड पॉइंट ये है कि चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी, चाइना का जो ऋण जाल नीति है, जिसकी वजह से हमने देखा कि श्रीलंका में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो रही थी और श्रीलंका में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई। वो अपना तेल बाहर से नहीं खरीद सकते थे, इतने पैसे उनके पास नहीं बचे। यही सेम की सेम कंडीशन हम पाकिस्तान में देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान पे पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो पाकिस्तान में पेट्रोल वहाँ के रुपए में 282 रुपये का 1 लीटर है। तो सोचिए कि ये कीमत कितनी ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करते हैं भारत के कंपैरिजन में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, क्योंकि चाइना जैसे देशों ने पाकिस्तान को बहुत लोन दिया है। तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पैसा इन लोन्स को चुकाने में जाता है। तो हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि चाइना ने किस तरह से पाकिस्तान को अपने ऋण जाल नीति में फंसा दिया है। चौथा क्वेश्चन ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिहाज से कि इंडिया के पास किस तरह की ऑप्शंस है, इंडिया किस तरह से इस क्राइसिस को देखता है और भारत अपने बगल में ही ऐसे डिस्टर्ब नेबर को लेकर क्या सोचता है, क्या ऑप्शंस है हमारे पास। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि दुनिया इस प्रॉब्लम को किस तरह से दुनिया के सामने ये प्रॉब्लम किस तरह से खड़ी है और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है या यूनाइटेड नेशंस है, वो इस प्रॉब्लम को किस तरह से देखती हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री नहीं है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और न्यूक्लियर पावर के साथ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर पाकिस्तानी स्टेट कमज़ोर होगा तो इसका मतलब ये है, सीधा सा तात्पर्य ये है कि पाकिस्तान की वो जो न्यूक्लियर आर्सनल्स है वो किसी के भी हाथ में जा सकते हैं और ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम की सिचुएशन हो जाएगी। इंडिया एज अ कंट्री, इंडिया की बात नहीं, यहाँ पे सारे जितने भी देश हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम की सिचुएशन होगी। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान को बेल आउट करना ही पड़ेगा। कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे सामने कि हम पाकिस्तान को सीरियसली ना ले। तो चलिए दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। मेरा नाम है राजीव यादव और मैं हूं प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में आगे बढ़ाएं ताकि हमें हौसला मिले। हमें इस तरह के प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। तो अगर हम शुरू से शुरू करें और हम पाकिस्तान को समझने की कोशिश करें तो जिन्ना के बाद से ही पाकिस्तान में बहुत तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस रही हैं और बहुत बार हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में मिलिट्री
गवर्नमेंट आ गई है, वहां के जो मिलिट्री जनरल्स हैं उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को बाहर कर दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है और खुद वो सत्ता पे बैठ गए हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो इसका जो सबसे पहला केस मिलता है जब 1954 में वहां के गवर्नर जनरल ने वहां की चुनी हुई सरकार को हटा के वो खुद सारी शक्तियों को अपने हाथ में ले लेते हैं। तो उसके बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक केस होता है कि क्या ये जायज़ है, क्या ये सही है, और पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो इसको जायज़ ठहराता है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का हवाला देके। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है क्या? अब एंशिएंट रोमन रिपब्लिक्स में जब चुनी हुई सरकारें सही तरह से काम नहीं कर पाती थी तो वहाँ की जो मिलिट्रीज होती थी, वहाँ की जो बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस होते थे वो चुनी हुई सरकारों को हटाकर खुद काबिज हो जाया करते थे। इसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कहते हैं, जब ये माना जाता है कि चुनी हुई सरकारें सही तरह से काम नहीं कर पा रही है। और हमने म्यांमार का केस देखा, हमने इस तरह से बहुत सारे देशों के केस देखे हैं जहां पे मिलिट्री कुडेटा हुए हैं, और ये कुडेटा इसीलिए हुए हैं क्योंकि वहां की मिलिट्री ने इस बात को जस्टिफाई किया है कि वहां की चुनी हुई सरकार अब लोगों की नुमाइंदगी नहीं करती है और साथ ही साथ में वो सरकार नहीं चला पा रहे हैं डेवलपमेंटल लाइंस में। तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी रही। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी 1954 के केस के बाद पाकिस्तान के लीगल सिस्टम का हिस्सा बन गया, यानी कि आपने एक तरह से ये मान लिया कि डिक्टेटरशिप आ सकती है अगर चुनी हुई सरकार अपने फंक्शंस को सही तरह से ना कर पाए। और इसी के वजह से जनरल अयूब खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, ये सारे के सारे मिलिट्री जनरल्स थे जो वहां की चुनी हुई सरकारों को हटाकर खुद वहां के प्रेसिडेंट बन गए और वहां की ताकत को अपने हाथ में ले लिया। अब मिलिट्री एज ए इंस्टीट्यूशन अगर ताकत अपने हाथ में लेती है तो कुछ तरह की समस्याएं आती हैं देश में। पहली बात तो ये, जब मिलिट्री गवर्नमेंट आती है तो वो डेवलपमेंटल फंक्शंस को उस तरह से कैरी आउट नहीं कर सकती है जिस तरह से चुनी हुई सरकार कैरी आउट कर सकती है, क्योंकि चुनी हुई सरकार जब पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो उसका मैनिफेस्टो होता है, वो कुछ वादे करके आते हैं, कुछ प्रपोजल रख के आते हैं, कुछ प्लान होते हैं उनके दिमाग में, उसके हिसाब से काम करते हैं। मगर मिलिट्री गवर्नमेंट के सामने इस तरह का कोई प्लान नहीं होता है, इस तरह का कोई खाका नहीं होता है, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता है कि जिसके हिसाब से वो सरकारों को डेवलपमेंटल लाइंस पे अलाइन कर सके और लोगों को जो बेसिक सुविधाएं हैं वो मुहैया करा सके। तो ये एक प्रॉब्लम आती है जो सबसे पहली प्रॉब्लम है जो मिलिट्री गवर्नमेंट्स के आने की वजह से होती है कि मिलिट्री गवर्नमेंट डेवलपमेंट को लेके, विकास को लेके उस तरह से काम नहीं कर सकती है जिस तरह से चुनी हुई सरकारें काम करती हैं, जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं। दूसरी बात ये, पाकिस्तान में जब मिलिट्री गवर्नमेंट आई तो मिलिट्री गवर्नमेंट को ये एहसास हुआ, ये समझ में आया, वहाँ के जनरल्स को ये समझ में आया कि वो भी सत्ता में रह सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए सबसे पहला काम ये किया, पाकिस्तान को भारत का डर दिखाया कि भारत उनके ऊपर कब्जा कर लेगा। इसीलिए शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो पाकिस्तान के रेवेन्यू का 50% केवल मिलिट्री पे खर्च हुआ करता था। तो वहाँ की मिलिट्री ने हमेशा ये डर, भारत का जो डर था वो दिखाए रखा पाकिस्तान को अपनी इंपॉर्टेंस बनाए रखने के लिए। तो ये हमेशा एक मेंटालिटी होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन की, अगर उनके पास ताकत आती है तो वो उस ताकत को अपने पास बनाए रखना चाहते हैं। वहाँ के मिलिट्री जनरल्स ने भी यही किया कि उन्होंने ताकत को अपने हाथ में बनाए रखने के लिए पाकिस्तानियों को भारत का डर दिखाया और ये कहा कि अगर हम नहीं रहेंगे तो आपके ऊपर भारत कब्जा कर लेगा। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही वहाँ पे, और जिसने मिलिट्री को सस्टेन करने में बहुत हेल्प की कि भारत का डर वहाँ पे किसी भी दूसरे, ये बड़ा एंशिएंट टेक्निक है, ये बहुत पुरानी टेक्निक है, इसको मसोली ने, हिटलर ने भी यूज़ किया। जब भी उनको लगता था कि उनकी पावर कम हो रही है, उनकी शक्तियाँ कम हो रही हैं, वो दिखा दिया करते थे दूर से कि देखो अगर हम नहीं रहेंगे तो आपके ऊपर बाहर वाला कोई कब्जा कर लेगा। यही पाकिस्तान के मिलिट्री ने भी किया, पाकिस्तान की मिलिट्री ने भी वहाँ पे लोगों को डर दिखा के रखा। तीसरी बात ये कि पाकिस्तान की मिलिट्री केवल और केवल प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, वो वहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स में भी लिप्त है। कम से कम 50 इंडस्ट्रीज हैं जो मिलिट्री सीधे चलाती है, उनमें सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है, इस तरह के बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जिनमें मिलिट्री सीधे स्टेक होल्डर है, मिलिट्री सीधे उनको चलाती है। अब अगर आप इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो अगर मिलिट्री या स्टेट डायरेक्ट ही ट्रेड में लगा हुआ है तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता है। इसका मतलब ये है कि वो सारी पॉलिसीज को अपने व्यापार के हिसाब से ढाल सकते हैं।
तो ये एक तरह का क्रोनी कैपिटलिज्म है कि अगर मिलिट्री खुद ही कोई सामान बना के बेच रही है, इसका मतलब ये है कि वो सरकारी नीति, कितना टैक्स लगेगा, कितना क्या लगेगा, कितना कस्टम होगा, वो खुद तय कर सकती है और अपने प्रोडक्ट को सस्ता और कॉम्पिटिटिव बनाए रख सकती है। तो ये अगर ट्रेड एंड कॉमर्स में स्टेट के इंस्टीट्यूशंस लगे रहेंगे, इसीलिए एक बहुत बड़ी लाइन है कि स्टेट डू नॉट हैव एनी बिजनेस विद बिजनेस, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी भी स्टेट के इंस्टीट्यूशन को, मिलिट्री भी स्टेट का ही इंस्टीट्यूशन है, वो अगर सीधे व्यापार में लगती है तो वो व्यापार को, कंपटीशन को, बाजार को, मार्केट को हमेशा हर्ट करेगी, वो अपने हिसाब से पॉलिसी बनाएगी। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो हमें मिलिट्री की वजह से पाकिस्तान में देखने को मिली कि पाकिस्तान में सही तरह से कभी कंपटीशन रहा ही नहीं कंपनीज के बीच में, हमेशा मिलिट्री ने फेवरेबल पॉलिसीज बनाई अपने हिसाब से। चौथा ये कि जनरली हमने ये देखा है कि स्टेट की सुरक्षा के लिए मिलिट्रीज होती हैं, पर पाकिस्तान में ये तरतीब उल्टी है। वहाँ की मिलिट्री की इंपॉर्टेंस के लिए स्टेट है, मिलिट्री स्टेट को इस्तेमाल करती है अपनी इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए। इसीलिए पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि जनरली स्टेट्स के पास मिलिट्रीज होती हैं, मगर पाकिस्तान के केस में ये बात थोड़ी सी फ़र्क है, पाकिस्तान मिलिट्री के पास स्टेट है रादर। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि मिलिट्री अपने इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए इस तरह के बहुत तरह के कदम उठाती है, और वहाँ की जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है वो भी मिलिट्री की वजह से ही है, क्योंकि मिलिट्री किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आज तक वहाँ पे उन्होंने 5 साल से ऊपर शासन नहीं करने दिया, और लोगों के बीच में यह भ्रम बना के रखा कि वहाँ की जो चुनी हुई सरकारें हैं, सिविलियन गवर्नमेंट है, वो ठीक तरह से काम नहीं कर सकती है, हम ही ठीक तरह से काम कर सकते हैं। हमें ये लग भी रहा था कि इमरान खान 5 साल अपनी सरकार पूरी तरह से चला लेंगे, पर वो भी 5 साल पूरी तरह से नहीं चला पाए। तो हमें मिलिट्री एज इंस्टीट्यूशन में एक ब्रॉड कॉन्सेंसस देखने को मिलता है कि किसी भी चुनी हुई सरकार को 5 साल उनको अपने टर्म को पूरा करने नहीं देना है। तो ये हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है मिलिट्री एज ए इंस्टीट्यूशन में। हम इसमें बहुत सारी और तरह की पॉलिसीज़ हैं जो बीच में आती हैं मिलिट्री अपने आप को सस्टेन करने के लिए, और किस तरह के कदम उठाती है। यूएसए, टेरर फाइनेंसिंग, टेरर आउटसोर्सिंग, इन बातों को हम करेंगे लेकिन अगले एपिसोड में। तो आप प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला पॉइंट ये है कि इन सरकारों की बार बार हटने की वजह से पाकिस्तान में कभी भी रेगुलर डेवलपमेंट नहीं हुआ, कभी भी कोई एक पॉलिसी वहाँ पे पूरी नहीं हो पाई उनकी चुनी हुई सरकार की तरह ही। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो पाकिस्तान की जनता को, वहाँ की आवाम को फेस करना पड़ा उनके पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को रेलिवेंट बनाए रखने के लिए हमेशा एक दूसरे की मुखालफत किया करते थे, एक दूसरे के अगेंस्ट इतना हो जाया करते थे कि अगर हम आज भारत के एक एग्जाम्पल को देखें तो अगर नरेंद्र मोदी शासन में आए तो ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस की पॉलिसीज को आगे नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि नरेगा या और जितनी भी पॉलिसीज थी, हम नाम क्यों लें किसी पॉलिसी का, मगर कोई पॉलिसी खत्म कर दी जाएगी। पर पाकिस्तान में ये हमेशा उल्टा होता रहा कि जो भी कोई चुनी हुई सरकार आई उसने पुरानी सरकार की पॉलिसीज को एकदम से खत्म कर दिया, और इसीलिए इसका जो बुरा प्रभाव पड़ा वो वहाँ पे जो बाहर से कंपनीज इन्वेस्ट करने आ रही थी उनके ऊपर भी पड़ा। तो उनको भी लगता था कि अगर हम मान लो पाकिस्तान के साथ कोई समझौता कर भी ले तो अगली जो सरकार आएगी वो कुछ और कर देगी, वो कोई और टैक्स बढ़ा देगी, कुछ और कर देगी, तो कोई रेगुलरिटी तो है नहीं, कोई निरंतरता तो है नहीं। तो ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ। वहाँ की जो पॉलिटिकल राइवलरी थी उसकी वजह से हमने ये देखा कि लॉन्ग टर्म विजन नहीं रहा पॉलिटिकल पार्टीज में। पॉलिटिकल पार्टीज केवल तुरंत तात्कालिक फायदे के लिए, इमीडिएट रिलीफ के लिए काम किया करती थी, और जब भी वो शक्ति में आती थी तो पुरानी पॉलिटिकल पार्टी की जो बातें, जो नीतियां चल रही थी उनको ख़त्म कर दिया करती थी। और ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ में कभी भी कोई रेगुलरिटी नहीं रही है, पॉलिटिकल गोल्स क्लियर नहीं रहे हैं, हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने फायदे के लिए ही काम किया। तो लैक ऑफ पॉलिटिकल विजन एंड लैक ऑफ पॉलिटिकल गोल्स, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। वहाँ के सिविलियन गवर्नमेंट में भी जो चुनी हुई सरकारें भी आया करती थी वो भी सही तरह से काम नहीं कर पाया करती थी, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ इतनी वैमनस्यता थी, इतनी एनिमोसिटी थी
कि वो पुरानी सरकारों की नीतियों को खत्म कर दिया करते थे और जो अपनी नीति लाया करते थे वो भी नहीं चल पाती थी किसी वजह से। तो पाकिस्तान में कभी भी किसी भी पॉलिसी का हमने रेगुलराइजेशन नहीं देखा। ये वहाँ का एक बहुत बड़ा बैकड्रॉप है और इससे और देशों को भी सीखना चाहिए। लास्ट पॉइंट है रेडिकल इस्लामाइजेशन। वहाँ पे इस्लामिक फंडामेंटल लाइंस पे स्टेट इंस्टीट्यूशंस का गठन हुआ। इवन पाकिस्तान की आर्मी ने भी, जब जनरल ज़ियाउल हक आए तो उन्होंने इस्लामिक तरतीबों को, तो उन्होंने इस्लामिक तौर तरीकों को उनके इंस्टीट्यूशंस में ले आए, उनके मिलिट्री में ले आए, उनकी मिलिट्री का इस्लामीकरण हुआ। इसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन का, स्टेट इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट लाइन पे चलाते हैं तो रिलीजन की कुछ अपनी बातें होती हैं जो वो इंस्टीट्यूशंस मानने लग जाते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है कि जो बाहर से देश निगोशिएट करने आ रहे होते हैं आपके पास, आप उन पे भी अपनी पॉलिसीज को थोपते हैं। और ये इस्लामीकरण हमने वहाँ की स्टेट पॉलिसीज में ही नहीं देखा। जब यूएसए पाकिस्तान को टेरर आउटसोर्स का एक हब बना रहा था, एक ब्रीडिंग ग्राउंड बना रहा था, तब भी इस्लाम को इस्तेमाल किया गया। और इसलिए इस्लामीकरण की वजह से पाकिस्तान में टेररिस्ट या जो और ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने अपनी रेशनैलिटी हासिल की। ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रही है पाकिस्तान के लिए। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है और ये बाकी भी देशों को समझने की आवश्यकता है कि आप देश की पॉलिसीज़ को धर्म के आधार पे नहीं चला सकते हो। धर्म और राज्य को अलग अलग चलना चाहिए, तभी देश का विकास हो सकता है। हमने ये देखा कि रेनेसां के वक्त में जब धार्मिक पुनर्जागरण हुआ यूरोप में, तो स्टेट को चर्च से अलग कर दिया गया और बाद में चर्च के लिए एक वेटिकन सिटी जैसा एक अलग से देश बना दिया गया ताकि चर्च अपने फंक्शंस खुद कर सके। और उसके बाद से हम देखते हैं कि यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। तो हमेशा राज्य से धर्म को अलग रख के ही नीतियां बनानी चाहिए। और इसीलिए भारत की आर्थिक तरक्की को अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें तो सबसे बड़ा जो हमारा स्टैंडर्ड्स रहे हैं कि हमने रिलीजन को स्टेट की पॉलिसी से हमेशा अलग रख के देखा है। भारत एक सेकुलर कंट्री है और भारत ने उसको अपनी पॉलिसीज में भी बनाए रखा है। तो आगे के एपिसोड में हम इमीडिएट क्राइसिस की बात करेंगे। जो अभी पाकिस्तान में इमीडिएट क्राइसिस है ये कैसे हुई, और साथ ही में हम ये भी बात करेंगे कि जो वहाँ की चाइनीज डेट ट्रैप पॉलिसी है और जो यूएसए की टेरर आउटसोर्सिंग है, इसको हम और भी एक्सपैंड करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस टेरर आउटसोर्सिंग और चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी की वजह से भी कितनी प्रॉब्लम्स आई पाकिस्तान में। जो इमीडिएट क्राइसिस है वो तो इसी का नतीजा है, तो हम इनको करने की कोशिश करेंगे। बाद में हम अगले एपिसोड में करेंगे कि इंडिया के पास किस तरह के ऑप्शन है। तो अभी के लिए, आज के लिए यहीं पे आपकी स्क्रीन पे कुछ किताबें आ रही होंगी जो आप पाकिस्तान के लिए पढ़ सकते हैं। उनकी आर्थिक नीति किस तरह से विफल रही है, पाकिस्तान में क्यों टर्मोइल रहा है, ये कुछ रिकमेंडेशंस है जो मैं आपको कर रहा हूँ। इन किताबों के नाम आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो अगर आपको मौका मिले तो इन किताबों को आप देख सकते हैं। ये हेल्पफुल रहेंगी आपको पाकिस्तान की कंडीशन, उनके इतिहास को समझने के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज के लिए विदा लेते हैं आगे मिलने के लिए, और हम अगला एपिसोड हमारा इसी बात पे होगा कि जो इमीडिएट क्राइसिस है वो किस वजह से हुई है। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।